हिडन ट्रेयर के साथ हाजिर है। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर बात करते हैं और खास तौर पे हमारी बात उनके सोल्यूशंस के ऊपर होती है ताकि पब्लिक को ये पता चले कि इश्यूज क्या हैं और उनके हल क्या हैं। ज्यादातर जो हमारे ओवरऑल प्रोग्राम्स चलते हैं उनमें हल नहीं, इश्यूज पे सिर्फ बात की जाती है, लेकिन हम खास तौर पे हल के ऊपर बात करते हैं। अगर हम करंट इकोनॉमिक सिचुएशन देखें, इस हालत तक हम क्यों पहुंचे, पिछले 50 साल में कौन से गलत फैसले हुए कि हमने अपनी इंपोर्ट्स पे तवज्जो ज्यादा दी या एक्सपोर्ट पे तवज्जो ज्यादा दी। एक्सपोर्ट हमारी बढ़ नहीं पाई, इनकम जो है हमारी वो कम है और अखराजात ज्यादा है। तो जब तक हम अपनी इनकम नहीं बढ़ाएंगे हमारे मसले हल नहीं हो सकते। आज जो इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई हैं और उसके साथ साथ डॉलर का रेट जो चेंज आया है, उससे जो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कभी किसी हुक्मरान ने सोचा कि इससे आम पब्लिक के हालात क्या होते हैं। हमारे हुक्मरान जो है अपनी अय्याशियों पे फोकस रहता है, अपने अखराजात कम नहीं करते। अगर हम देखें तो तकरीबन 2 लाख के करीब हमारे पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिनको 400 लीटर पर मंथ पेट्रोल मिलता है। उसको अगर हम एवरेज आउट करें तो उसका पर मंथ एक्सपेंस कहां पे पहुंच जाता है। क्या ये जरूरी है एक गरीब कौम के लिए इतना बोझ डालना? क्या जरूरी कि हम अपने अखराजात कम नहीं कर सकते? हमारे प्रोटोकॉल्स खास तौर पे उस पे इतना ज्यादा खर्चा होता है। मैं यूरोप में रहा हूं, वहां मैंने देखा, पूरा यूरोप फिरा हूं, कहीं मुझे कोई प्रोटोकॉल नजर नहीं आता था। इवन मुझे ट्रैफिक पुलिस बहुत रेयर नजर आती थी या दूसरी पुलिस भी जब कोई इशू होता था। सारा सिस्टम वहां बेहतरीन चलता था, कहीं भी प्रोटोकॉल। हमारे यहाँ अगर आप एक सड़क पे खड़े हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल माल रोड के ऊपर ही, तो हर थोड़ी देर बाद प्रोटोकॉल की गाड़ियां गुजरती हैं, इशारे बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है। तो ये प्रोटोकॉल पे इतने अखराजात जो अरबों रुपए के महीने के हैं, ये हम क्या नहीं बचा सकते? क्या हमारे लिए एक फौज मिनिस्टर्स की जरूरी है? उसको हम कम नहीं कर सकते? हम अपने हुकूमती अखराजात और अय्याशियों को क्यों नहीं कम करते? हम पब्लिक पे हमेशा क्यों सारा का सारा जो है बोझ डाल देते हैं? हम वो बोझ खुद क्यों नहीं उठाते? अगर हम जनरली देखें तो मार्केट में जो महंगी चीजें कह लें या सस्ती चीजें कह लें, क्या आम पब्लिक वो चीजें, पहली तो बात है, इस्तेमाल कर रही है? वो सारी चीजें जो 20% या एलीट क्लास की हैं उसके ऊपर हम 500% से ज्यादा का टैक्स क्यों नहीं लगाते? हमारा टैक्स कलेक्शन सिस्टम क्यों नहीं बेहतर हो सकता? हमारा अगर एफबीआर को हम देखें तो 37,000 उनके एम्प्लॉयज हैं और टैक्स कलेक्शन हमारा लोएस्ट है इस रीजन में भी। वर्ल्ड को तो हम छोड़ दें, इस रीजन की अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो उसमें भी लोएस्ट है। तो इतनी ज्यादा फौज के बावजूद हमारा टैक्स कलेक्शन सिस्टम क्यों बेहतर नहीं हो सकता? हम अगर जनरली देखें तो हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो ज्यादा इंडस्ट्री से आती है, 60 to 80% इंडस्ट्री टैक्स पे करती है। जो ट्रेडर है वो तो पे ही नहीं करता। तो ट्रेडर को हमने रोकने लिए आज तक क्या कुछ किया या नहीं किया? एजुकेशन सिस्टम में हम देखें तो कैडर कोई नहीं, एजुकेशन का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। हमने 75 ईयर्स में एजुकेशनल मैनेजमेंट पे क्यों नहीं फोकस किया? अपनी हेल्थ मैनेजमेंट पे क्यों नहीं फोकस किया? चंद हॉस्पिटल्स और बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं उन पे क्या हो रहा है? हमारी 70% जो फीमेल डॉक्टर बनती हैं वो घरों में बैठ जाती हैं, वो काम नहीं करती। ओवरऑल हमारा जो मिक्स है वो भी एनर्जी का वो भी खराब है। वो एनर्जी मिक्स को हम क्यों नहीं ठीक कर पाते? हम महंगी बिजली की तरफ क्यों जाते हैं जिससे अवाम पे लोड पड़ता है? अब हेल्थ को अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में हेल्थ फैसिलिटी ऑलमोस्ट फ्री होती है, तमाम पब्लिक को बेहतरीन हेल्थ प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटी। हमारे यहाँ क्यों नहीं है? उसके बिहाइंड हम उन चीजों पे अपने एक्सपेंस क्यों नहीं करते? हमारा बजट हेल्थ के लिए क्या है? हमारा बजट एजुकेशन के लिए क्या है? हम एक टीचर जो भर्ती होता है 17वें ग्रेड में फॉर एग्जांपल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, उसकी तनख्वाह और उसको क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, और एक असिस्टेंट कमिश्नर को हम क्या प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर को शुरू से ही हम प्रोटोकॉल और ये 400 लीटर पेट्रोल और बेशुमार अदर बेनिफिट्स और सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करते हैं। तो हमने ये फर्क क्यों रखा हुआ है? दुनिया में तो कहीं इस तरह का फर्क नहीं होता। तो हम आप वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आज हम जो बात करेंगे वो सोशल इश्यूज के साथ साथ हम हेल्थ के ऊपर खास तौर पे बात करेंगे कि हेल्थ में क्या इश्यूज हैं और वो कौन से काम हमें करने चाहिए। आज की हमारी मेहमान जो है मिस सना खां है। मिस सना खां की जो एमफिल है वो एक बायोडाइवर्सिटी और मेरीन साइंसेज में है और वो काम कुछ और कर रही हैं। अब हम उनसे पूछेंगे
कि सबसे पहले वो हॉस्पिटल में एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काम कर रही हूँ। जो हॉस्पिटल है वो बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड हमने अपने स्टार्टअप लिया हुआ है नेटसोल टेक्नोलॉजीज में जी। तो हॉस्पिटल में क्या हो रहा है पहले तो ये बताएं। Thank you so much for the introduction, sir. And obviously, I think it's very pertinent that you asked कि ये पढ़ा कुछ और है और कर कुछ और है. So whenever you'll ask, I'll talk about that as well. But hospital जो है ये actually अयूब गौरी साहब का startup है. अयूब गौरी साहब नेटसोल टेक्नोलॉजीज के साथ बहुत अरसे से बहुत different capacities में senior positions में काम करते रहे. So when he came to Pakistan and he talked about healthcare because he was leading Inspire जो कि business incubation का center है, नेटसोल ने वो बनाया. So I think he thought of a very relevant idea कि पाकिस्तान में एक तो हेल्थ केयर का सिस्टम बहुत inaccessible है for the layman. एक आम इंसान के लिए ना वो अफोर्डेबल है ना ही वो एक्सेसिबल है. उसकी जितनी सहूलियात हैं या अगर आप टर्शरी केयर की तरफ जाते हैं वो इतनी ज्यादा महंगी है कि गरीब तो उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता और जो अमीर लोग हैं ऑब्वियसली वो बाहर चले जाते हैं. सो उन्होंने हॉस्पिटल की बुनियाद ये सोच के रखी कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि एक आम बंदे के लिए आसान भी हो, रीच करना भी, उसको इस्तेमाल करना भी, उससे बेनिफिट लेना भी, और आप एक टच ऑफ अ फिंगर के फासले पे हो या एक फोन कॉल अवे हो ताकि हेल्थ केयर जो है उसको हर आदमी तक पहुंचाया जा सके पाकिस्तान में. और अभी मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे हॉस्पिटल को उसके बेसिक ऑपरेशंस तो वही हैं लेकिन मैं उसको पिवट करके वुमेन सेंट्रिक खास तौर पे बनाना चाहती हूँ क्योंकि आई थिंक वुमेन सेंट्रिक हेल्थ केयर के ऊपर जितनी बात करें कि उसकी कितनी जरूरत है और पाकिस्तान में कितना लीस्ट एक्नॉलेज्ड है ये डिपार्टमेंट और लीस्ट रिकग्नाइज्ड है. जाहिर बात है जब उसके ऊपर ना बात हो रही है ना कोई अवेयर है तो उस पे एक्शनेबल स्टेप्स की बात तो बहुत बाद में आती है. और स्पेशली खास तौर पे जो है ना 70% जो फीमेल डॉक्टर बनने के बाद घरों में बैठ जाती हैं, बिल्कुल उनको ऑन बोर्ड लाया जा सकता है. उनको भी ऑन बोर्ड लाया जा सकता है और दूसरी तरफ जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि वो लोग जो सफर कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम है जिनसे अब सफर कर रहे हैं और इस चीज के ऊपर बात करना भी बहुत जरूरी है. पब्लिक को भी नहीं पता. इसमें हम जनरली अगर हम देखें तो मैंने भी क्योंकि हेल्थ के कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं कि जनरल जो पब्लिक है उनको फॉर एग्जांपल पैनाडोल चाहिए तो वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में चले जाए. जी बिल्कुल. 70% टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में जो लोड है वो ऐसे पेशेंट्स का जिनको जरूरत ही नहीं. तो इस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं? अच्छा सर देखें जैसे आपने कहा कि टर्शरी केयर पे वो अननेसेसरी और अनकॉल्ड फॉर लोड है जो कि वहां नहीं होना चाहिए और अगर वो वहां से शिफ्ट हो जाए तो एक्चुअली में वो पेशेंट्स जिनको वाकई टर्शरी केयर या टर्मिनल केयर की जरूरत है उनको सही से हेल्थ केयर मिल सकेगी. इसमें दो जगह पे इंटरवेंशन हो सकती है जो कि हॉस्पिटल कर रहा है. नंबर 1 आपका फोकस ये है कि अर्ली डिटेक्शन के ऊपर या प्रिवेंटिव केयर के ऊपर जाए. प्रिवेंटिव केयर बहुत जरूरी है. प्रिवेंटिव केयर का तो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है ही नहीं. बिल्कुल सही. जैसे अभी मैंने बात की कि मैं वुमेन सेंट्रिक हेल्थ केयर के ऊपर काम करना चाहती हूँ और मैं कर भी रही हूँ उस पर काम. उसमें the main focus for hospital would be creating awareness and also creating the right kind of care points for PCOs. When I talk about PCOs, a lot of women which are actually suffering from the disease, the actual disease, they don't know about it. बिल्कुल सही कहा. PCOs में सबसे पहले तो obviously polycystic ovarian syndrome है तो चाइल्ड बेयरिंग एज की जितनी खवातीन हैं पाकिस्तान में डेटा ये कहता है जो कि आई एम प्रीटी श्योर कि डेटा जो रिपोर्टेड डेटा है उससे कहीं ज्यादा है इसकी प्रेवलेंस. डेटा ये कहता है कि डेटा ही बहुत कम है. रिपोर्टेड डेटा ही बहुत कम है. हमारे पास जो पॉपुलेशन है डेटा की वो बहुत कम है. बट अकॉर्डिंग टू द डेटा लेट्स से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि 52% से ज्यादा खवातीन जो है वो इसका शिकार है. अगर मैं और आप बात करना शुरू करें ना कि कितने सिम्टम्स हैं इसके तो आपको भी यकीनन ये लगेगा कि मैं तो अपने हल्का अहबाब में अपने इर्द गिर्द ऐसी खवातीन को जानता हूँ कि प्रॉब्ली वी कैन सेफली से कि 10 में से 8 या 9 खवातीन पीसीओएस का शिकार है. बिल्कुल सही कहा. लेकिन प्रिवेंटिव केयर क्योंकि नहीं है, पैप स्मीयर्स का या गायनी ऑप्स की तरफ जाने का रुझान खास तौर पे अनमैरिड गर्ल्स में बिल्कुल नहीं है. ना होने के बराबर है. और उसमें भी इशू हो तो तब जाना अदरवाइज जाना ही नहीं. सर इशू हो तब भी नहीं जाते ना. यही तो प्रॉब्लम है. वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि वही खवातीन जिनको प्रॉब्लम है उन्हीं की सिन्फ की दूसरी खवातीन उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स उठाएंगी कि शादी से पहले आपको गायनी के पास जाने की क्या जरूरत है. तो वो प्रॉब्लम जो है वहां से होता होता बिल्डअप वहां पे आके शायद एड्रेस होता है जब शादी के बाद इनफर्टिलिटी का क्वेश्चन रेज होता है. देन यू गो टू द गायनी एंड देन यू पे अ लॉट ऑफ मनी और वो प्रिवेंटिव केयर से बात आगे निकल चुकी है.
यू पे अ लॉट ऑफ इवन मनी। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट ही नहीं कि शादी से पहले दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को अपने टेस्ट करवाने चाहिए। नहीं है कॉन्सेप्ट, वो बल्कि है ये ही नहीं। टैबू है। और अभी हम जब प्रोग्राम से पहले आपने कहा कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बात करेंगे, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि विमेन एम्पावरमेंट या अगर एमांसिपेशन का एक जनरल कॉन्सेप्ट अगर बिल्कुल। हम बात करें ना, तो उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि खवातीन की तरबियत की बहुत जरूरत है, क्योंकि खवातीन ऐसे मर्द रेज कर रही हैं जो कि आगे से खवातीन की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। बिल्कुल सही कहा। तो बजाय पेट्रियार्की को बुरा भला कहने के, बजाय फेमिनिज्म का झंडा उठाने के, हमें अपने आप को मुझ समेत सही करने की जरूरत है कि हम ऐसे लोगों को रेज करें जिनको हम एज ए कहते हैं ह्यूमन पहले अपना घर ठीक करो। पहले अपना घर ठीक करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल। सो मेरी भी जिम्मेदारी है कि इंशाल्लाह जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं अपने बेटे को इतना सिखाऊंगी कि खातून है या मर्द है, आगे उसकी तफरीक किए बगैर एज अ ह्यूमन उसको अगर रिस्पेक्ट देंगे ना, तो बिल्कुल सारा माशरा ठीक हो जाएगा। और ये बहुत डीपली रूटेड है। पीसीओएस पे जब मैं बात करना शुरू करती हूँ तो मेरा ख्याल है कि तरबियत उसमें और एमांसिपेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आता है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि आप देखें कि इतना बड़ा हेल्थ कंसर्न है जिसकी वजह से लोगों को सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। एंडोमेट्रियल कैंसर में आप एंडअप हो रहे हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है। बाहर की दुनिया में तो खैर वैक्सीन बन रही हैं और वैक्सीन बहुत प्रिवेंटिव वैक्सीन बहुत पहले से लगना शुरू भी हो जाती हैं। पाकिस्तान में तो अल्लाह माफ करे कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि पैप स्मीयर्स होंगे या गायनी के चेकअप्स हो सकते हैं या एग्जाम्स हो सकते हैं। वो अर्ली डायग्नोस्टिक जो है नहीं है, वो है ही कॉन्सेप्ट कोई नहीं नहीं, है। क्योंकि अर्ली डायग्नोस्टिक हो जाए। इवन कैंसर की जब आपने बात की तो जी। कैंसर में भी जो मेजर इशू आता है वो यही है कि अर्ली अगर डायग्नोज हो जाए तो उसके और है, बिल्कुल क्योरेबल है। हम मोस्टली लास्ट स्टेज पे जाके डायग्नोज होता है। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि प्रिवेंटिव केयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। और प्रिवेंटिव केयर का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? बिकॉज वो एक बहुत बड़ा टैबू है। टेकिंग केयर ऑफ योर ओन हेल्थ रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस के पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या ही ऐसी बात हो गई है। तो वो सोसाइटल टैबू की वजह से सारी सी बात है, आपके पेरेंट्स भी प्रेशर में आ जाते हैं, फैमिली भी प्रेशर में आ जाती है, और वो एक बहुत बड़ा बैरियर है जो कि सीरियस हेल्थ कंसर्न्स पोज करता है लेटर ऑन। ये तो आम पब्लिक तो अलग कर दें। पिछले दिनों मेरी एक आंटी थी, उनकी डेथ हुई। जी। उनके हस्बैंड बड़े मशहूर डॉक्टर हैं। अच्छा। और उनकी डेथ हार्ट फेलियर की वजह से हुई। और जब हार्ट अटैक हुआ हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला जी कि 80% ब्लॉकेज है। अब घर में डॉक्टर होने के बावजूद हस्बैंड खुद डॉक्टर है, तो वहां ये हालात थे कि उनका वो पहले से इस तरह का चेकअप ही नहीं करवाया गया। तो आम पब्लिक तो फिर बिल्कुल ऐसे ही, जिनको पता ही नहीं, सारी बात है, दे डोंट इवन नो व्हाट टू लुक फॉर। बिल्कुल। हेपेटाइटिस में भी यही इशू आता है कि लास्ट स्टेज पे जाके पता चलता है कि जी आपका जो लीवर है वो खत्म हो गया, ये लंग्स खत्म हो गए। सिम्टम्स जो छोटे छोटे हैं जिनको एक्चुअली में लेके उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए वो नहीं जाते। पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट अनफॉर्चुनेटली यही है, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जब तक आप गिर नहीं जाते तब तक लोग समझते नहीं आप ठीक है। कोलैप्स हो जाएंगे तो पता चलेगा कि कोई बात हुई है। हालांकि उससे पहले कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और आपकी बॉडी आपको मुसलसल अलार्म कर रही होती है इन मोर देन वन वेज कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको चेक कराएं। तो हॉस्पिटल का और मेरा और आई एम प्रीटी श्योर अयूब साहब का भी विजन कलेक्टिवली यही है कि हम प्रिवेंटिव केयर और अर्ली डायग्नोस्टिक्स की तरफ जाएं ताकि टर्शरी केयर पे खासतौर पे जो लोड है वो कम हो सके और जो एक्चुअली में डिजर्विंग लोग हैं वो वहां जाके इलाज करा सकें। अच्छा, ये टर्शरी केयर की जब हम बात करते हैं तो जनरल पब्लिक को बताने के लिए कि प्राइमरी केयर क्या है, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर, तो जो बेसिक हेल्थ जो है डिस्पेंसरीज वगैरह जो है वो प्राइमरी केयर में आते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है, स्पेशली तहसील लेवल तक के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो सेकेंडरी केयर आता है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं और स्पेशली टीचिंग हॉस्पिटल जो है वो टर्शरी केयर में आते हैं। तो टर्शरी केयर में कंसल्टेंसी भी आती है। तो हमारे यहाँ कंसल्टेंट तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, उनकी एक फीस बहुत ज्यादा है, फिर उनके पास टाइम बड़ा कम होता है और उनके पास इतना, मेरे हिसाब से इतना टाइम ही होता है कि मैंने ये खुद पर्सनली नोट किया हुआ है। मैं खुद जब स्टूडेंट था, मैं आज की नहीं बात कर रहा, पुरानी बात कर रहा हूँ, तो एक प्रॉब्लम के लिए कंसल्टेंट के पास गया था तो 1 घंटे में उसने 30 पेशेंट देखने थे। तो पर पेशेंट अब उसके पास कितना टाइम होगा? फिर हम कहते हैं डॉक्टर्स बात नहीं सुनते। बिल्कुल। तो अब वो मतलब आप बात करना शुरू करते हैं, वो लिखना शुरू करते हैं। जी, ऐसे ही है। हालांकि तो बेसिकली 1 मिनट से ज्यादा तो एक पेशेंट को दे ही नहीं रहा। बिल्कुल। तो 1 मिनट में वो पता कैसे चलना है कि प्रॉब्लम क्या है?
तो ऑटोमेटिकली जिस तरह की मेडिकेशन और फिर जो प्रॉब्लम आते हैं मिसडायग्नोज होते हैं, misdiagnosed। मिसप्रोग्नोज्ड होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज ये ऐड करना चाहती हूँ, आपने जैसे वेरी राइटली आपने कहा डिस्ट्रिक्ट और तहसील वाइज और जिस तरह से आपने बताई है डिवीजन, मैं बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट इसको ऐसे लेती हूँ कि अगर एक लेमैन है उसको आप कैसे समझाएंगे। प्राइमरी केयर ये है कि आपको बिल्कुल नॉर्मल सा कोई नजला जुकाम बुखार या कोई इन्फेक्शन या कोई इस तरह की चीज होगी। सेकेंडरी केयर का मतलब है कि आपने उसकी मेडिकेशन ली, लेट्स से कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स और व्हाटएवर, वो सही नहीं हुआ, फिर आप सेकेंडरी कोर्स ऑफ एक्शन पे जाते हैं जिसमें आप मजीद बेसलाइन टेस्ट करा रहे हैं। ये जो आपने एंटीबायोटिक्स की बात की ना, जी। इस पे हम ब्रेक के बाद आते हैं, यहाँ पे हम ब्रेक जरूर। लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है एंटीबायोटिक्स वाला। जरूर। जी नाजरीन, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद यहीं से हम स्टार्ट लेंगे। कुछ मंजर हमसे खो गए हैं, जैसे वक्त के चेहरे पे कुछ मुस्कुराते लम्हे कहीं छुप से गए हों, जैसे किताबों के सफ़ों में पिरोए कुछ लफ्ज अपने जुमले से मिट गए हों। बस्ते में था जो बचपन भरा वो, हाथ से कैसे छूट गया है। एक कहानी का ताना बाना वक्त से पहले टूट गया है। जैसे रोशनी हो पर आंखें बंद हो जाएं, आवाज हो पर सुनने ना पाए, जैसे उंगली कोई हाथ के थाम लेने की मुंतज़िर हो। आधी अधूरी दिल की कहानी बचपन के आंगन में मोड़ के देखे, जैसे रात कोई सुबह के आ जाने की मुंतज़िर हो। इस तस्वीर का कोई रंग फीका ना पड़ने पाए कि कोई कहानी अपने किसी किरदार से नामुकम्मल ना रहने पाए। इसलिए अल खिदमत फाउंडेशन हजारों यतीम और बेसहारा बच्चों के ख्वाब संभाले, इन्हें ताबीर की राह दिखाए आगे बढ़ रहा है। एक कहानी का ताना बाना फिर से वही जुड़ गया है। सिर्फ 4500 रुपए महाना से आप भी यतीम बच्चों की कफालत कर सकते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन, के कोई ताबीर अधूरी न रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बेपनाह खुशी हुई है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि स्पेशल टीवी के इस हेडक्वार्टर में और नशरियात के इस मरकज़ में मुझे हाज़िर होने का मौका मिला है। मेरी पूरी टीम से भी मुलाकात हुई है और उसके साथ साथ इसके पूरे सेटअप को भी विज़िट किया है और मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह स्पेशल टीवी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल महाज पर अपने लिए एक बड़ा मुकाम और नाम पैदा करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भी इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मैदान में बहुत बड़े खिलाड़ी भी मौजूद हैं और बहुत बड़ा काम भी हो रहा है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद लोग शराफत की तलाश में हैं, सच्चाई की तलाश में हैं और सही तज्जियों की तलाश में हैं और अपनी माशरत जो गुम कर दी गई है उसकी तलाश में है। और मुझे इस पूरी टीम से तवक्को है कि इंशाअल्लाह स्पेशल टीवी अपनी इसी मेहनत, अपने विजन और अपने मकसद और पाकिस्तान की एक बड़ी खिदमत के लिए ये चैनल एक बड़ी खिदमत भी अंजाम देगा। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह इसको हर तरह की कामयाबी दे और इस पूरी टीम को पूरी कमिटमेंट के साथ काम करने की तौफीक दे। मेरी तवक्कुआत हैं कि स्पेशल टीवी हकीकत में जो एक कमिटमेंट रखने वाले लोगों पर मुश्तमिल टीम है, वो अपने लिए अपनी मेहनत के साथ इज्जत का, शोहरत का और वकार का मुकाम हासिल करेंगे। अल्लाह ताला स्पेशल टीवी को हर तरह की कामयाबियां नसीब करे। बहुत बहुत शुक्रिया।
की सोच। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि आज मैं स्पेशल टीवी के स्टूडियोज़ में हाज़िर हुआ हूँ। इस मुल्क में एक ऐसे चैनल की शिद्दत से ज़रूरत थी जो गैर जानबदार हो, एक गैर जानबदाराना तज़िये हों, बाइस ना हो और पाकिस्तान, पाकिस्तानियत, इस्लाम के हवाले से एक बुलंद आवाज़ के साथ बात की जा सकती हो। एक ऐसा चैनल की ज़रूरत थी कि जिसको पूरी फैमिली के साथ बैठ के आदमी देख सके। एक ऐसा चैनल चाहिए कि जो हमारी मशरकी इक़्तिदार को फ़रोग़ दे और मगरबी इक़्तिदार के सामने उसी तरह डट के खड़ा हो जाए जिस तरह आज से तकरीबन 70 साल पहले मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने डट के खड़े हुए और सारी मगरबी इक़्तिदार की बातों का इंतहाई मुस्बत और ठोस जवाब दिया, जिसके नतीजे में जो मगरब की जलगार थी और जिसका ये खदशा था कि ये हमारी सोसाइटी को बहा के ले जाएगी, वो तूफान थम गया और उन दलाइल का कोई मुकाबला ना कर सका। मुझे उम्मीद है कि ये स्पेशल टीवी हमारी इन इक़्तिदार की हिफाजत करेगा। ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है। यह नौजवान नस्ल का तर्जुमान बनेगा। ये हमारे बेटियों के सरों को ढांपने वाला टीवी होगा और हमारे बेटियों के हकूक़ के लिए बात करेगा। हमारे घरों में इसकी एक हर वक्त ज़रूरत महसूस की जाएगी और एक ऐसा चैनल ये इंशाअल्लाह बनेगा कि जो हर हाल में हर उस पहलू को जिसकी मुल्क के लिहाज से एक अहमियत है उसको उजागर करेगा। वेलकम बैक। जी मिस सना, हम बात कर रहे थे टर्शरी केयर, सेकेंडरी केयर की और उसमें हमने एंटीबायोटिक्स की बात की। जी। तो दुनिया में एंटीबायोटिक्स जो है वो बड़ी केयरफुली देनी पड़ती है। हम हमारे यहाँ मोस्टली डॉक्टर्स मैंने देखा है कि वो डायरेक्टली इवन बच्चों को दे देते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। उससे उनकी ग्रोथ पे काफी इम्पैक्ट आता है और स्पेशली बच्चियों में बेशुमार जो आप बात कर रही हैं पीसीओ के इश्यूज, उसकी एक वजह भी ये हो सकती है कि उनको जो अर्ली स्टेज के ऊपर अर्ली एजेस में मुख्तलिफ मेडिसिन दी जाती हैं, उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप क्या कह रहे हैं? सर मेरा ख्याल है कि ये ना एक मल्टीफैसेटेड प्रॉब्लम है। इसमें किसी एक चीज को कहना या सिर्फ डॉक्टर्स को ही क्वेश्चन कर देना मेरा ख्याल है कि मिसप्लेस्ड होगा और अनफेयर होगा। इसमें सबसे पहले तो एज इंडिविजुअल्स मैं समझती हूँ कि हमारे अपने ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ना उसको खुद वॉच करें, बीइंग एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन, ताकि आपको इतनी ज्यादा एडवांस्ड मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। दूसरी चीज ये है कि आपको कम से कम एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको ये पता होना चाहिए कि आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी बहुत सारी खवातीन को जानती हूँ जो जरा सा नजला जुकाम बुखार होने पे एजोमैक्स ले लेती हैं फौरन। अब एजोमैक्स जो है वो एक एडवांस्ड एंटीबायोटिक है, वो आपके लिए मेरा ख्याल है डॉक्टर्स के लिए वो लास्ट रिजॉर्ट होगा कि पहले अगर आप प्रिवेंटिव केयर पे जाते हैं, आप रेमेडीज से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप कोई छोटी मोटी एंटीबायोटिक ये हमारे वैसे बड़ा कॉमन हो गया है कि नज़ला जुकाम बुखार को एक टाइम चाहिए होता है, उसका एक साइकिल है, उसने वो पूरा करना है। वो साइकिल हम पूरा ही नहीं होने देते। हाँ, तो आप फौरन से एजोमैक्स ले लेते हैं, आपको 1 बार 2 बार 3 बार के एक्सपोजर में वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, लेकिन अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगी। वो आप एंटीबायोटिक अब मतलब मोस्ट एडवांस क्लास से रेजिस्टेंट हो गई है, तो अब आगे क्या देंगे आप उसको? जाहिर सी बात है, फिर आप शायद अगर डॉक्टर चेंज करेंगे चलना चाहिए तो हम डायरेक्ट लैडर के ऊपर पहुंच गए हैं। तो 2 प्रॉब्लम्स तो ये हैं कि एक आपको खुद अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ख्याल रखना है, सेल्फ मेडिकेशन आपको अवॉइड करनी है। तीसरी चीज ये है कि ऑब्वियसली 1 मिनट के अंडर उन्होंने देखना है, तो वो क्या उसका डायग्नोसिस करेंगे,
क्या prognosis करेंगे, क्या रेकमेंड करेंगे? मैं समझती हूँ कि डॉक्टर्स को सही डायग्नोसिस देने के लिए हर पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने जो 1 मिनट की बात की कि उसके पास टाइम कम है, और जो मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है, टाइम कम है, उसकी रीजन क्या होती है? वो बेसिक रीजन वही होती है कि उसके पास 70 to 80% वो पेशेंट आ रहा होता है कि जिनको रिक्वायर्ड ही नहीं होता, और उसकी वजह से उस पर लोड भी होता है और उसका टाइम भी वेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स लगाना मेरा ख्याल है इसके लिए भी बहुत जरूरी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर लेट्स से प्रायोरिटी कंसल्टेशन आपको चाहिए, और वो जरूरी नहीं है कि कंसल्टेंट के साथ ही, जैसे मैं भी कह रही थी ना कि अगर आपको आम नजला जुकाम या इन्फेक्शन हुआ है तो हमारे यहाँ पब्लिक का क्या किया जाए, उनकी तसल्ली नहीं होती जब कंसल्टेंट के बगैर सीनियर कंसल्टेंट, सिर्फ कंसल्टेंट नहीं, सीनियर कंसल्टेंट उनको ना देखे। अब यहाँ पे ही तो प्रॉब्लम आ रही है ना फिर, कि जो एक्चुअली जिन पेशेंट को जरूरत है उन तक उनकी एक्सेस क्यों नहीं हो रही, बिकॉज अनकॉल्ड फॉर पेशेंट्स ने उनका रास्ता ब्लॉक किया हुआ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम ऐसी बदकिस्मत कौम है कि 1122 जैसी रोबस्ट किस्म की हेल्पलाइन जो है उसके पास 70% से ज्यादा स्कैम कॉल्स आती है, प्रैंक कॉल्स आती है। मतलब ये एक लम्हा अफसोस है हमारे लिए, और ऑब्वियसली ये अगेन बात जो है वो आपकी अपनी तरबियत पे आ जाती है, कौम की तरबियत पे आ जाती है। जाहिर बात है कि अगर आप इतनी सीरियस चीज को भी मजाक ले रहे हैं, और खुदा ना खास्ता डेफिनेटली उनको हर मिनट में ऐसी कॉल्स आ रही होती हैं जो कि बहुत लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होती है, आप प्रैंक कॉल्स करके उनका वो पूरी लाइन एंगेज रख रहे हैं, व्हाट गुड इज कमिंग आउट ऑफ इट? सेम इज हैपनिंग, उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सेम इज हैपनिंग इन हेल्थ केयर, और खर्चा अलग हो रहा है। बिल्कुल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो बेसिकली जब हम 3 सिस्टम्स की बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की, तो बेसिक जो प्रॉब्लम आता है ना कि रेफरल सिस्टम होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। रेफरल सिस्टम प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शियरी और कंसल्टेंट तक जाना चाहिए, और जो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं वो सबसे बड़ा और पब्लिक को उस पर ट्रस्ट भी करना चाहिए, रेफरल सिस्टम पे, ये बहुत जरूरी है। प्राइमरी पे तो ट्रस्ट है ही कोई जी, इसीलिए हम डायरेक्ट, हम नहीं चाहते कि हम डिस्पेंसरी में जाएं, हम उसमें अपनी इंसल्ट भी समझते हैं, ये भी हमारे एक सबसे बड़ा इशू आ गया है। अच्छा, हम डिस्पेंसरी में क्यों जाएं? बिल्कुल, हमारे पास तो पैसा बहुत है। एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें मैं ये समझती हूँ कि प्राइमरी केयर या कोई भी दुनिया में इंडस्ट्री या नीच ले लेना, पेशेंट या स्टेक होल्डर या क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें सबसे ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल मैटर कर रही होती है। तो हेल्थ केयर के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनसे खासतौर पर ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू कि अपनी कम्युनिकेशन पे उनको बहुत काम करने की जरूरत है। ये एलिमेंट मैं देखती हूँ मिसिंग है। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने का सोच भी कैसे सकते हैं? तो ये भी एक बड़ी जरूरी चीज है। अच्छा, जब अवेयरनेस की हम बात करते हैं तो अवेयरनेस किस लेवल पे होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए? सर, अवेयरनेस तो मैस लेवल पे होनी चाहिए ऑफ कोर्स, और हर स्टेक होल्डर जो कि इन्वॉल्व है उन सब में होनी चाहिए। हर एक अपना पार्ट प्ले करेगा तभी आप सिस्टम से थोड़ा सा लोड जो है वो ऑफलोड करने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अदरवाइज तो जैसा चल रहा है इससे वर्स ही होगा। हम इसमें कोई बेहतरी तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। उसके लिए जरूरी है खास तौर पे कि जो यूथ है, जो इन्फॉर्म्ड है, जिनके पास इंटरनेट की और एक्सेस है, जिनके पास लोड्स एंड लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनको चाहिए कि जिम्मेदारी के साथ अपना रोल समझें, और बजाय टिकटॉक के ऊपर ट्रैश कंटेंट जनरेट करने के, अगर इंफॉर्मेटिव कंटेंट जनरेट कर सकते हैं तो वो जरूर करें, ताकि ऐसे लोग जो कि शायद बहुत पढ़े लिखे नहीं है लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन्स है और जो ज्यादातर अपना टाइम, फ्री टाइम टिकटॉक या स्नैपचैट टाइप की एप्स के ऊपर गुजारते हैं, उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। जब उनके पास मिलियंस ऑफ यूजर आ गए हैं, बिल्कुल, तो फिर तो वो उसके बाद इस तरह के काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और जिम्मेदारी भी है। प्रॉब्लम हो कि लोग इसको देखेंगे ही नहीं, लोग सिर्फ डांस देखना चाहते हैं या कुछ और। मेरा ख्याल है कि लोग, आई थिंक इट्स वेरी इंटरट्वाइंड, कि हम कहते हैं ना कि जी हम वही बनाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। लोगों की देखने की जो नीड है वो आप खुद ही तो जनरेट कर रहे हैं। टीवी और मीडिया, जैसे हम ड्रामास की अक्सर बात करते हैं कि जी 7 लोगों के झगड़े वाले ड्रामे क्यों दिखाते हैं, उनका आगे से तवज्जो उनकी ये होती है कि जी लोग यही देखना चाहते हैं। मेरा ये सवाल है कि लोगों ने क्या देखना है, ये प्रेफरेंस सेट करने में मीडिया ही तो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इस पे हम पहले भी एक प्रोग्राम में बात कर चुके हुए हैं कि मीडिया हमेशा नेगेटिव ही रोल क्यों प्ले करता है, नेगेटिव चीजें ही क्यों दिखाता है, पॉजिटिव भी तो दिखाई जा सकती है। बल्कि दिखाई जा सकती है। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे
मैं और मेरी मदर इन लॉ रात का 8 या 9 बजे वाला ड्रामा इकट्ठे देखते हैं। तो देयर वाज वन पर्टिकुलर ड्रामा ऑन अ चैनल, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना नेम देम, बट वो ना बोर हो गई देख के, कहती है कि क्या अजीब सा सब्जेक्ट है और ये क्या दिखा रहे हैं, सोसाइटी में पता नहीं हो रहा है तो दिखा रहे हैं, या सोसाइटी को क्या सबक देना चाह रहे हैं दिखा के। कितने % सोसाइटी में हो रहा है ये भी तो बिल्कुल। तो वो बड़ा डीप एनालिसिस उन्होंने किया, तो इट गॉट मी थिंकिंग एंड आई वाज लाइक दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। लोग मार्स को पॉपुलेट करने का सोच रहे हैं, लोग ऐसी हाइब्रिड चीजें बना रहे हैं, ऐसी पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी ला रहे हैं दुनिया में कि अगर जमीन खत्म भी हो जाएगी तो वो कहीं और जाके रहने का इंतजाम कर लेंगे, और एंड द होल वर्क दैट गोज इन द प्रोसेस। और पाकिस्तानी जो है वो एक चले कह लेंगे सोसाइटी को ब्लेम कर दें, क्योंकि सोसाइटी से कोई आपको आके क्वेश्चन करने वाला नहीं है, तो आप सोसाइटी को ब्लेम कर दें कि जी सोसाइटी यही देखना चाहती है। तो आप उसको रीइंफोर्स ही क्यों कर रहे हैं? आप पॉजिटिव चीज भी तो लाके दिखा सकते हैं, और इतनी दिखाएं कि लोग मान जाएं। बात की ना क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए, कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे एक्सपीरियंस में भी आई। मैं बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो बीइंग अ स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट 2003 की बात है, इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस थी ICT 4D जी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। तो उस पे मैं एज अ की नोट स्पीकर था, और एक जनरल साहब आए हुए थे, मैं नाम नहीं लूंगा अब उनका कौन से थे जी। तो उस पे हम कह रहे थे कि कंपेयर हम इंडिया के साथ कर रहे थे कि इंडिया इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या कुछ कर रहा है, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां स्कूल लेवल पे वो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, एक चैप्टर स्कूल लेवल में वो मस्ट है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं है जी। फिर हमने कहा कि हमने भी पाबंदी लगाई कि जी यहाँ फोटो लेना मना है, फलां जगह फोटो लेना मना है। हमने कहा कि जी आजकल सैटेलाइट का दौर है, और सैटेलाइट से आप जहां मर्जी एक्सेस कर लें, जिस चीज को मर्जी एक्सेस कर लें, तो ये फोटो लेना मना है, इससे क्या आप। और उसके बाद ICT फॉर डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में यूज हो रही थी इस पर्पज के लिए। तो हमारे यहाँ बैन था कि जी कोई भी ऐसे सर्वे नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं काम किया जा सकता। तो जनरल साहब नाराज होके चले गए उठ के, अच्छा कि जी हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ अगेन थिंकिंग का भी आता है कि हम ऐसी चीजों को प्रमोट ही नहीं होने देते। बिल्कुल। तो आपके ख्याल में ये जो अवेयरनेस है खास तौर पे, ये बच्चियों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका PCOS का मसला है, ये स्कूल लेवल पे अवेयरनेस सेशन नहीं होने चाहिए? ऑफ कोर्स होने चाहिए, स्कूल लेवल पे भी होने चाहिए। बल्कि मैं ये कहूंगी कि मैं किसी को नहीं कहती कि कोई क्या कर रहा है, मैं सिर्फ ये फोकस करती हूँ और देखती हूँ और हर रोज अपने आप को रिस्पॉन्सिबल भी ठहराती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला ने अगर मुझे हॉस्पिटल में आने का मौका दिया है और हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एंजॉयिंग अ की पोजीशन, दैट पोजीशन कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट कम्स विद एन अकाउंटेबिलिटी एज वेल कि 60-70 साल की मैक्स 80 इयर्स की जिंदगी है, उसके बाद जब आगे की जिंदगी में मुझसे सवाल होगा कि जो इल्म दिया था उसका क्या किया, तो जाहिर सी बात है कि मुझे उसका जवाब जस्टिफाई भी तो करना है इस दुनिया में। और वो जिस भी पोजीशन में हो, इससे पहले अगर मैं ट्रेनिंग्स की पोजीशन में थी, मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में काम किया, तो उसमें हमेशा मैंने कोशिश की कि जो सब्जेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग है उससे हटके जो तरबियत वाला पार्ट है उसमें जितना कुछ मैंने सीखा है वो मैं आगे जरूर दे दूं, ताकि अगर किसी एक बंदे की जिंदगी भी बदल जाती है तो शायद मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से भी अब हम ये कर रहे हैं कि हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को तो कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं जरूर इसमें चाहूंगी कि इसमें गवर्नमेंट की और मिनिस्ट्री की सपोर्ट के साथ हम फार फ्लंग एरियाज में, रूरल एरियाज में जाएं, पेरिफेरीज में जाएं, स्कूल लेवल पे भी इसको शुरू करें। वो जो एक टैबू है ना कि जी PCOS पढ़ाया तो फिर आपको और भी बड़ी चीजें खोलनी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सेक्सुअल एजुकेशन के बगैर भी, सेक्स एड के बगैर भी, जिसको बहुत एक क्वेश्चन मार्क बना दिया हुआ है, उसके अलावा आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बहुत चीजें सिखा सकते हैं जो कि बड़ी जरूरी है, बड़ी पर्टिनेंट है और बड़ी नीड ऑफ द आवर है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि इसमें आई वुड अप्रिशिएट every and any support that I can get from the government, from the Ministry of Health, ताकि हम डेटा कलेक्शन के ऊपर भी काम कर सकें और हम इसको जहां जहां पे जरूरत है, जैसे मैंने भी कहा कि चाइल्ड बेयरिंग एज की जितनी खवातीन है उसमें 10 में से 8 खवातीन को ये प्रॉब्लम आ रहा है। 80% बेसिकली आप कह लें कि उनको प्रॉब्लम बिल्कुल है, जो कि बाद में फिर जाके जो है ना बेशुमार प्रॉब्लम सीरियस किस्म भी हो जाते हैं। बिल्कुल, दिस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ आई थिंक डायबिटीज टाइप 2। अब देखेंगे डायबिटीज जो है वो कितना एक लाइफ लॉन्ग सिंड्रोम है जिसमें आपकी मैनेजमेंट है और
अगर आप मैनेजमेंट सही नहीं करते बिल्कुल। तो आपके मल्टीपल वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं। आप पीसीओएस जो बताते खुद एक बीमारियों का मजमूआ है, उसमें से सिर्फ एक बीमारी पकड़ लें जो कि डायबिटीज है, बाकी बीमारियों में तो हमने डायबिटीज बात का ही नहीं करी। पाकिस्तान में रेट बहुत ज्यादा हाई बहुत है ज्यादा है। और मैं हालांकि अपनी हेल्थ के मामले में बहुत केयरफुल रहता था, लेकिन 4 साल पहले मुझे भी डायबिटिक्स का प्रॉब्लम आ गया। तो शुरू में तो जाहिर है काफी मुझे भी टेंशन हुई, लेकिन फिर मैंने इसके ऊपर अपना होमवर्क किया और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह का फजल करम है, 4 साल हो गए हैं मैंने इसको कंट्रोल किया हुआ है। बिल्कुल, यही एक्चुअली मैनेजमेंट ही है सिर्फ symptoms अपनी की। हाँ मैनेजमेंट की है हाँ, और कुछ भी बिल्कुल, नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग इतनी मेडिकेशन पे चले जाते हैं और मैंने नॉर्मल उसको रखा है, अपने सिर्फ डाइट कंट्रोल किया है और लाइफस्टाइल को चेंज किया है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें ये भी है कि स्ट्रेस जो है ना, ये 99% डायबिटीज में बिल्कुल एंड अप होता करता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस ले लेते हैं। बिल्कुल। और जब पीसीओएस की मैं बात कर रही हूँ, पीसीओएस इज वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड विद हार्मोनल इम्बैलेंस। बिल्कुल। और हार्मोन्स क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, आपके मूड्स को कंट्रोल करते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब है कि आपकी जिंदगी की हर चीज में प्रॉब्लम आएगी। आपके वर्क लाइफ बैलेंस में प्रॉब्लम आएगी, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी, पेरेंटिंग में प्रॉब्लम बिल्कुल। आएगी, वर्क परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब है स्ट्रेस कॉज हो जा रहा है। एक फिजियोलॉजिकल रीजन और ऊपर से साइकोलॉजिकल रीजन और डाइट मोर की वजह से रीजन। भी हार्मोनल प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द मोर रीजन फॉर यू टू एंड अप इन डायबिटीज टाइप। बिल्कुल। और उसके बाद तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि व्हाट बिग ऑफ अ पेंडोराइटिस। चलें यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद Sure. इस पे फर्दर हम डिस्कशन करते हैं और स्पेशली जिसमें आपने एमफिल किया हुआ है जरूर। उस पे हम आते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त ब्रेक का टाइम है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Bear witness, fastest growing university of Pakistan. Be enthused to be a part of the largest ethnically diversified student community. We recognize there is more to learning than sitting in a luxurious classroom. That is why we provide our students rich, interactive campus life. Here, we carve you to imagine, believe, achieve. The University of Lahore. Discover yourself. मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। मीनार पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद। 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन। बलोचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान। सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी। पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा सर बुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता। और कुछ नायाब और स्पेशल लोग। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईदी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। वेलकम बैक। जी मिस, हम डाइट्स की बात कर रहे थे। तो कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त इस पे मैंने काफी रिसर्च की राइट। और स्पेशली ये डाइट हैबिट्स के ऊपर। मेरे अपने ऑफिस में एक लड़का था जो कि वेल बिल्ड था और वो बॉक्सिंग भी करता था। ठीक है। तो मेरा ख्याल था कि वो जितना स्ट्रांग है उसको कोरोना छू के भी नहीं गुजरेगा, लेकिन उसको 3 दफा कोरोना हुआ। अच्छा। तो मैंने फिर उसका पूरा एक इंटरव्यू किया उसकी डाइट हैबिट्स के ऊपर। पता चला कि वो डेली जो है ना ऑर्डर करता फूड। तो उस वजह से उसका जो है ना ऑर्गेनिक फूड नहीं थी, इम्यूनिटी उसकी लो हो गई, जिसकी वजह से। तो जरूरी नहीं है कि फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग हो तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। बिल्कुल। इम्यूनिटी डायरेक्टली लिंक है डाइट हैबिट्स के साथ, कि जितनी आप
रेगुलर अच्छी डाइट डज नॉट मीन कि आप जो है ना फूड पांडा यूज कर रहे हैं, मीन घर का खाना, खालिस खाना आप इस्तेमाल करें, तो उससे आपकी इम्यूनिटी हाई होती है। फिर तो कुछ हैबिट्स हैं जिनको आप यूज करते हैं तो इम्यूनिटी आपकी बेहतर होती जाती है। तो ये भी एक अवेयरनेस है बेसिकली कि पब्लिक को आप अवेयरनेस दें। अब हम आते हैं वापस आपके सब्जेक्ट की तरफ, बायोडाइवर्सिटी एंड मरीन साइंसेस। राइट। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास कितना बड़ा साहिल है, समुंदर, और उसमें क्या क्या कुछ नहीं छुपा हुआ। बिल्कुल। क्योंकि हम छुपे खजाने की जो बात कर रहे हैं तो उसमें खजाने छुपे हुए हैं, उन खजानों को आज तक हमने इस्तेमाल ही नहीं किया सही तरह। हम बात कर रहे हैं कि हमारी इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम बायोडाइवर्सिटी और मरीन साइंसेस को सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि मोर देन $100 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ इसी एरिया में हो सकती है। एग्रीड। तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपने इसमें क्योंकि स्पेशलाइजेशन हासिल की हुई है, तो कंपेयर करेंगे वर्ल्ड के साथ, तो कहाँ आप देखती हैं पाकिस्तान को? बिल्कुल ठीक है। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्शन में शुरू करना चाहूंगी। सो व्हेन आई पास्ड माय एफएससी, हर पेरेंट्स की तरह मेरे भी पेरेंट्स का ख्वाब था कि डॉक्टर बन जाए। सो मैं उनकी उम्मीदों पे, उनके लिए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली मैं पूरा नहीं उतरी। मेरा एमकैट जो था वो 0.08% से मेरिट रह गया। सो माय फादर वाज ऑफ द आइडिया कि आप रिपीट करें। आई वाज लाइक नहीं, मुझे रिपीट नहीं करना, बिकॉज आई एक्चुअली वांटेड टू गो फॉर फाइन आर्ट्स या लिटरेचर, क्योंकि मेरा लिखने लिखाने की तरफ बहुत शौक था, पढ़ती भी रहती थी बहुत बुक्स वगैरह। तो आई वांटेड टू गो इन फैशन डिजाइन या क्रिमिनोलॉजी या कोई इस तरह की फील्ड, जो कि जाहिर सी बात है कि लड़कियों के लिए नहीं बनी होती है। अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स, दे आर ऑलवेज ऑफ द आइडिया कि जी आप डॉक्टर बन जाएं या फिर आप टीचर बन जाएं। सो उन्होंने मुझे कहा कि आप बायोलॉजी में ऑनर्स कर लें या बीएससी कर लें। सो आई एंडेड अप इन ऑनर्स, और मैंने जो रिसर्च वर्क किया वो बायोडाइवर्सिटी में था। My research supervisor, Dr. Zulfikar Ali, is a big name in environmental biology. Sussex University और Chinese Academy of Sciences के साथ बहुत काम है उनका। तो during that research phase, I realized कि पाकिस्तान में research work और field work खास तौर पर बायोडाइवर्सिटी को लेके ना होने के बराबर है, और खास तौर पर लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही झूठ है। उसके बाद मैंने 2 साल का गैप लिया जिसमें मैंने हर वो चीज पढ़ी जो कि पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी मुझे टर्न डाउन कर चुकी थी कि आपका बायो का बैकग्राउंड है, आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकती। ये भी अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान, बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में असल में बच्चों को पता इसलिए भी नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है जिंदगी में, क्योंकि उनके लिए कॉलेज एक्सप्लोरेशन नहीं है। बिल्कुल सही। बाहर की दुनिया में कॉलेज एक्चुअली आपको इतने प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज ऑफर करता है जहाँ पे यू कैन पिक एंड चूज के पढ़ के, जाहिर बात है तजुर्बा करके आप सीखेंगे कि कहाँ इंटरेस्ट है और कहाँ नहीं है। हम वो फिक्स 4-5 सब्जेक्ट हैं वही पढ़ाते बस हैं, उसी की ऑप्शन और उसके अलावा हम कोई नॉलेज देते ही नहीं है, तो जाहिर बात है फिर आप उनसे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं कि वो क्या पढ़ेंगे। सो मैं कुछ टाइम के लिए यूएस चली गई और मैंने वहां पर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी, एमबीए के फंडामेंटल कोर्सेज लिए मैंने। उसके बाद मैंने फूड एंड बेवरेज, हॉस्पिटैलिटी के डिफरेंट कोर्सेज किए, और भी बहुत सारे जो कि अभी यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी, बड़ा लंबा हो जाएगा वो। सो बेसिकली हाँ, टीसोल एक्चुअली वहां पे मेजर था जिसके लिए मैं गई थी। तो तकरीबन 2-2.5 साल मैंने उसमें पढ़ा। उसका जो कैपस्टोन था वो मैंने पाकिस्तान आके एक्चुअली सबमिट किया था वापस। उसकी बेसिस पे आई स्टार्टेड टीचिंग लैंग्वेज एंड सॉफ्ट स्किल्स, वर्क विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। यूईटी में काम किया, लम्स में किया, उसके बाद एक स्टैनफोर्ड फंडेड सोशल स्टार्टअप था, उसके साथ मैंने बहुत काम किया, बहुत कुछ सीखा। इन 2 सालों में मैंने अपनी फैमिली से और अपने फेलो से बहुत सुना कि तुमने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी है, तुम्हारी फ्रेंड्स एमफिल करके पीएचडी में पहुंच गई हैं, तुम कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, बायो के अलावा हर चीज पढ़ रही हो। सो आई एंडेड अप इन एमफिल, और एमफिल में 1 साल कोर्स ईयर का होता है और 1 साल आपका रिसर्च वर्क होता है। तो उस रिसर्च वर्क में मैंने मेरीन साइंसेज ली क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, मैं पढ़ना चाहती थी उसको। लेकिन अगेन मैं अफसोस से कहती हूँ, और मैं जिम्मेदारी किसी में भी नहीं डालती, जिम्मेदारी शायद हम एज बीइंग पार्ट ऑफ द सिस्टम शायद हम खुद भी पार्शियली उसके जिम्मेदार हैं। और जो एक यूनिवर्सिटी का एक माइंडसेट है कि आपने ना रिसर्च के लिए सही सुपरवाइजर अलॉट करना है, ना आपने सही फंडिंग देनी है। आपका यूनिवर्सिटीज का काम सिर्फ क्या है कि वो प्लेजरिज्म पुलिस बन के बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा, आई एम सॉरी, लेकिन दैट्स ट्रू। और उसके भी लोगों ने बड़े शॉर्टकट निकाले, उसके भी बहुत शॉर्टकट्स लोगों ने निकाले हुए हैं। अगर आप इस वक्त अभी जैसे मेरे क्रेडिट पर 4 पब्लिश्ड पेपर्स हैं, लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे तो आई एम नॉट
प्राउड ऑफ देम, नॉट प्राउड ऑफ देम। व्हाई? बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई सॉलिड रिसर्च है। आम जुबान में हाँ, मैंने आम जुबान में मैंने मक्खी पे मक्खी मारी है। मैंने लोगों का लिटरेचर पढ़ के उसका रिव्यू करके उसके ऊपर अपना इजहार ख्याल कर दिया, विच इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू, यू नो, इट्स वो सब्सटेंस नहीं है उसके अंदर। तो मुझे अगर हाँ, मैं अपने रेज्यूमे में शायद लिख सकती हूँ कि मेरी 4 पब्लिश्ड पेपर्स हैं, बट आई एम ऑनेस्टली नॉट प्राउड ऑफ देम। मेरीन साइंसेज की एमफिल में आप सोचें कि 18 इयर्स की स्टडी में जहां तक कोर्स वर्क की बात है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा, बड़ा अच्छा जीपीए भी लिया, मुझे समझ भी आई। अभी हॉस्पिटल में जहां जहां जरूरत पड़ती है मैं उसको अप्लाई भी करती हूँ। फार्माकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैंने पढ़ी है, कम्युनिटी मेडिसिन मैंने पढ़ा है, डॉक्टर्स के आधे कोर्सेज मैंने पढ़े हुए। बिल्कुल सही, आधी डॉक्टर हैं। हाँ, आधी डॉक्टर तो मैं हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि वो जहां जहां मेडिकल लर्निंग की जरूरत है वो मैंने की है, लेकिन मेरीन साइंसेज की एप्लीकेशन की जहां पे बात आती है, बहुत अफसोस है अगेन मैं कहूंगी कि पूरा 1 साल जो रिसर्च का था उसमें एक छोटी इतनी से साइज की 4 सेंटीमीटर की मछली को डाइसेक्ट कैसे करना है, ये मेरे सुपरवाइजर ने मुझे नहीं बताया। बिल्कुल सही कहा। जब आपकी रिसर्च का इतना बुरा हाल है कि आपको उसकी एनाटॉमी या उसकी डाइसेक्शन का तरीका जो है वो एक दफा डेमो देके प्रोफेसर ने अपने हाथ से आपके सामने नहीं किया, और आप जब थीसिस का डिफेंस करने जाते हैं किसी एक्सटर्नल के सामने, तो मेरे जैसा स्टूडेंट जो है ना वो तो शर्मिंदा हो जाता है, इसलिए कि आपने जब काम किया ही नहीं है और आपने लोगों का लिटरेचर रिव्यू के साथ या जो भी आपने छोटी मोटी फिश की सेल्फ टॉट किस्म की यू नो डाइसेक्शन कर दी और अपने ही कोई सिग्निफिकेंस निकाल दी रिजल्ट की, तो आपकी उस रिसर्च का कोई सब्सटेंस नहीं है। आप क्या डिफेंड करने जा रहे हो? यू फील ऑनेस्टली, यू फील लाइक अ फ्रॉड। मैंने जितना काम खुद किया, यस आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, मैंने जितनी थीसिस वर्क जितना किया और जितना खुद किया, अल्लाह का शुक्र है, उस पर आई एम प्राउड ऑफ इट। बट मैं कभी भी ये नहीं कह सकती कि मेरी रिसर्च कोई बहुत यू नो टॉप ऑफ द लाइन रिसर्च थी, और इसीलिए शायद मैंने पीएचडी में जाने का भी फैसला नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि 4-5 साल की पीएचडी जो कि पाकिस्तान में 8-10 साल की हो जाती है, और उसमें 1 से ज्यादा एकेडमिक करप्शन इन्वॉल्व है, along with the corrupt side of the supervisors, unfortunately. बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत काम करते हैं, वो अपना नाम लिख के पब्लिश कर देते हैं, वो अपना नाम लिख के 1 साल में 20-30 पब्लिकेशंस निकाल रहे हैं। इम्पैक्ट फैक्टर की तो आप बात ही छोड़ देना, वो तो किसी को परवाह नहीं है, वो तो बिल्कुल लोएस्ट में भी करवा के खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने रेज्यूमे में लिखना है, उन्होंने अपने रेज्यूमे में लिखना है, तभी उनकी प्रमोशन होनी है। तो जाहिर बात है वो हमने गलत लिंक किया हुआ ना, असल में प्रॉब्लम ये है। और एचईसी में इस वक्त इस पे अब काम शुरू हो गया है। आई एम सो ग्लैड। अप्लाइड साइड पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये जो रिसर्च पब्लिकेशंस इतनी ये रिक्वायरमेंट्स और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री प्रोफेसर का नाम अब आना शुरू हो गया पाकिस्तान में भी, दुनिया में तो पहले से मौजूद था। आई एम वेरी ग्लैड कि ये हो रहा है, क्योंकि 18 इयर्स की एजुकेशन के बाद भी आपके स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल पे आप क्या गोल दे रहे हैं कि आप कहीं 14 ग्रेड 16 ग्रेड के आप स्कूल टीचर लग जाएंगे, और आप क्योंकि उस विजन के साथ आए तो आप भी सिर्फ उसी बायोलॉजी की या साइंस, जनरल साइंस की किताब को पढ़ाने पे ही आपका फोकस रहेगा। आप स्टूडेंट्स को कभी सोचना नहीं सिखा नॉलेज की तरफ आप जा ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है एमफिल में और ऑनर्स मिला के कंबाइंड जितने टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, शायद उसमें से कोई 2 टीचर्स ऐसे होंगे मुश्किल से जिन्होंने आपको सोचना सिखाया, जिन्होंने आपको क्वेश्चन करना सिखाया। वरना ये क्वेश्चन करने की जो सेंस है ना, ये इतनी कम है पाकिस्तान में कि आपको यही नहीं पता कि आपने जो पूछना बात क्या है ना, कि पाकिस्तान में क्वेश्चन करने पे मुझे फेल किया गया, और फ्रांस में क्वेश्चन करने पे मुझे नवाजा गया जी, और उन्होंने कोशिश की कि मैं वहां पे रुक जाऊं, क्योंकि उस क्वेश्चन करने की वजह से उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा जी। तो ये अनफॉर्चुनेट है सर। हम बातें करने को हमारे पास बहुत हैं, हम टाइम की हमारे पास एक बिल्कुल अनफॉर्चुनेट। मैं इसको एंड इस बात पे करूंगी कि हम रिलीजन का बहुत ढोंग रचाते हैं, लेकिन हम रिलीजन जहां इन ट्रू एसेंस प्रैक्टिस करना चाहिए वहां नहीं करते। इमाम अली का कॉल है कि सवाल करना अक्ल की निशानी है, तो हम सवाल करने को ही अगर इतना डिस्करेज करते हैं तो सीखेंगे कैसे। थैंक यू मिस सना, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आपके साथ रही। उम्मीद है कि नाजरीन को इसका फायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा हम ये जो बायोडाइवर्सिटी और मरीन साइंसेज के ऊपर खास तौर पे एक प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी। जी नाजरीन, आपने नोट किया कि काफी सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल सिर्फ अवेयरनेस में है। मैं यहाँ पे ये बात करूंगा कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस जितनी डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें इंटर्नशिप जो हॉस्पिटल में वो करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग कोर्स वर्क एक इंटर्नशिप सोशल सेक्टर की भी होनी चाहिए। उनके ज़िम्मे ये काम लगाया जाना चाहिए
कि वो स्कूल लेवल पे जाके अवेयरनेस सेशन क्रिएट करें और उसमें हॉस्पिटल के साथ उनको बेहतरीन काम करना चाहिए। तो हमारे पास सोल्यूशन मौजूद हैं, सिर्फ हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे इकोनॉमिक सोल्यूशन भी हमारे पास मौजूद हैं, अगर हम नीयत ठीक करने की ज़रूरत है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।